Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं अपने स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे आपको वीडियो लेक्चर की पूरी सीरीज दूंगी। एक्चुअली बीएड सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं लिंग, विद्यालय और समाज। तो मैं आपको जो है इसके सभी टॉपिक पे जो है आपको लेक्चर दूंगी। मैंने पूरे 10 इयर्स के पेपर देखे हैं, उनके हिसाब से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबके लिए जो है वीडियो लेक्चर बनाए हैं। तो आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ पितृसत्ता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियार्की। तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको पितृसत्ता के बारे में बताऊंगी। पितृसत्ता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इनके क्या क्या दोष होते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पितृसत्ता, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियार्की। देखिए, हम सब लोग जो हैं सोसाइटी में रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, आप भी अपने घरों में रहते हैं। तो आप देखते हैं कि जब आप जन्म लेते हैं तो आपका जो सरनेम होता है वो किसको आप लेते हो? आप अपनी माता का सरनेम लेते हो या अपनी फादर का सरनेम लेते हो? तो सभी एक ही आवाज में कहेंगे कि हम लोग जो है अपने फादर का सरनेम लेते हैं और हम अपने पिता के घर में ही रहते हैं। तो इसी को जो है पितृसत्ता कहते हैं। एक्चुअली दो तरह की जो है सत्ता होती है, एक होती है पितृसत्ता और दूसरी होती है मातृसत्ता। सत्ता का मतलब है कि जब घर की सत्ता किसी पुरुष के द्वारा चलाई जाए तो उसको हम बोलते हैं पितृसत्ता। तो पितृसत्ता में जो परिवार का सबसे बड़ी उम्र का पुरुष होता है वो परिवार का मुखिया होता है, और जो स्त्रियां होती हैं और जो बच्चे होते हैं वो उसी मुखिया के अधिकार में होते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो पितृसत्ता में पुरुष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और स्त्रियों को एक संपत्ति की तरह माना गया है। इस पितृसत्ता के कारण ही समाज में स्त्रियों की जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है और उनको पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो पितृसत्ता क्लियर हो गया। उसी तरह से आपका एक होता है मातृसत्ता। तो मातृसत्ता बिल्कुल पितृसत्ता का अपोजिट होता है। इसमें पिता मुखिया होता है, उसमें माता मुखिया होती है, और आपका जो सरनेम होता है वो पिता का ना लेके आप अपनी माता का लेते हैं। इसीलिए जो पितृसत्ता है उसके बारे में आइंस्टीन ने कहा है पितृसत्ता एक राजनीतिक संरचना है जो पुरुषों के पक्ष में है। मतलब जो पुरुषों की फेवर करती है, हर चीज में पुरुषों को ही इम्पोर्टेंट देती है, ऐसी सामाजिक संरचना को हम पितृसत्ता कहते हैं। तो आई थिंक कि आपको पितृसत्ता का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और साथ के साथ मैंने आपको मातृसत्ता का मीनिंग भी बता दिया है। अब हम बताएंगे पितृसत्ता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, आप अगर अपने घर में रहते हैं और जब मैं ये विशेषताएं बताऊंगी तो आपको लगेगा बिल्कुल यही चीज हम सब लोग अपने घर में भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताओं में सबसे पहले क्या है कि इसमें पुरुष की जो भूमिकाएं होती हैं वो स्त्रियों से ऊपर होती है। आपको पता है घर में आपके पापा का ही रूल चलता है, आप अपने पापा की बात सबसे ज़्यादा मानते हो। पापा गुस्सा हो जाए तो फिर जो है आपको उन्हीं की बातें सुननी पड़ती है। तो उसमें अथॉरिटी किसकी रहती है? पापा की रहती है। वो बात अलग है कि फादर जो है अपने बच्चों को कंसल्ट कर लें या अपनी वाइफ को कंसल्ट कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो बात मानी जाती है वो पुरुषों की ही मानी जाती है और पुरुषों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। तो पहली विशेषता क्या कहती है कि यहाँ पे पुरुषों की भूमिकाएं स्त्रियों की भूमिकाओं से ज़्यादा ऊंची होती है। नेक्स्ट है
परिवार में पिता के नाम से ही वंश चलता है। देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अगर आपका सरनेम जो है, अगर आपके फादर का नाम अग्रवाल है तो आपके नाम के आगे भी अग्रवाल ही लगेगा, और इस तरह से जब बेटे का बेटा होगा तो उसके नाम के आगे भी अग्रवाल ही लगेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं पिता के नाम से ही आगे की जनरेशन चलती है और आगे के वंश के आगे नाम लगता है। बच्चों का निर्वाह पिता के घर में होता है, ये इसकी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। एक्चुअली जो है, आप लोग किसके घर में रहते हैं? पिता के घर में रहते हैं, अपनी ननिहाल में तो नहीं रहते। तो पितृसत्ता में जो बच्चे होते हैं और जो स्त्रियां होती हैं, वो स्त्रियां अपने पति के घर में रहती हैं और बच्चे अपने पिता के घर में रहते हैं। जबकि मातृ सत्ता में इसका उल्टा होता है। मातृ सत्ता में जो पति है वो अपनी वाइफ के घर में रहता है और बच्चे भी माता के घर में ही रहते हैं। लेकिन पितृसत्ता में वाइफ भी और बच्चे भी, वाइफें अपने हस्बैंड के घर में और बच्चे अपने पिता के घर में रहते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष का वर्चस्व होता है। ये मैं आपको बता ही रही हूँ, पितृसत्ता में हर कोई पुरुष को ही इम्पोर्टेंस देता है। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। स्त्रियों को पुरुषों की संपत्ति माना जाता है। इसी वजह से जेंडर बायस भी उत्पन्न होता है, क्योंकि पुरुषों की ये मानसिकता हो जाती है कि हम घर में सबसे श्रेष्ठ हैं और जो लड़कियां हैं और जो स्त्रियां हैं वो हमसे कम जानती हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छे डिसीजन नहीं ले सकती, इसीलिए वो उनको कम इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है। देखिए, जैसे कि एक धुरी जब घूमती है तो एक पॉइंट के चारों तरफ वो चक्कर लगाती है, उसी तरह से पूरे परिवार का जो मेन बिंदु होता है वो पुरुष ही होता है। पुरुष ही घर में कमा के लाता है, पुरुष ही सारे के सारे जो है डिसीजन लेता है, पुरुषों के हिसाब से ही पूरा घर चलता है। किसको कितनी एजुकेशन मिलनी चाहिए, किसको कहाँ जाना चाहिए, किसको कहाँ रहना चाहिए, पुरुष ही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेते हैं। देखिए, आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा, अगर आपको कितनी एजुकेशन लेनी है, घर में कब फर्नीचर आएगा, घर आपको कब चेंज करना है, किस रिलेटिव के जाना है, तो ज़्यादातर सारे जो नीतिगत निर्णय होते हैं वो जो है आपके फादर ही लेते हैं। मदर उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन उनकी जो पुरुष है उनकी इच्छा के अनुसार ही निर्णय दिए जाते हैं। लास्ट इसकी विशेषताएं होती है, आर्थिक मुद्दों पर पुरुष का एकाधिकार होता है। देखिए, घर में जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो सब पुरुष ही लेते हैं। पुरुष ये समझते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें आर्थिक निर्णय लेने आते ही नहीं हैं, तो वो चाहे खुद गलत निर्णय लें, लेकिन निर्णय लेना जो है उन्हीं को होता है। आपके पैसे बच रहे हैं, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, शेयर में लगाना है या आपको कोई प्लॉट खरीदना है या गोल्ड में खरीदना है, ये सारे के सारे जो आर्थिक निर्णय होते हैं वो पुरुष ही लेते हैं, भले ही उनके डिसीजन जो है गलत क्यों ना हो। तो स्त्रियों को तो ये माना जाता है कि उन्हें आर्थिक निर्णय लेने के अधिकार की तो बात छोड़िए कि उन्हें आर्थिक निर्णय लेने की समझ ही नहीं होती, और वो जो भी निर्णय लेंगी गलत ही लेंगी, क्योंकि वो अपने आर्थिक जो भी उनके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव होते हैं पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके बारे में स्त्रियों को इतनी जानकारी नहीं होती। ये पुरुष समाज जो है समझता है। तो मैंने अब आपको पितृसत्तात्मक समाज की सारी विशेषताएं बता दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो समाज में पितृसत्तात्मक वो होती है रूलिंग, उसके क्या क्या दोष होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो है स्त्रियों की पूर्णता उपेक्षा होती है। अब मैंने विशेषताओं में बताया कि चाहे निर्णय लेना हो, नीतिगत निर्णय लेना हो, आर्थिक निर्णय लेना हो, हर जगह पुरुषों का ही वर्चस्व है। ये माना जाता है, समाज में ये मानने लगता है कि पुरुष ही ठीक निर्णय लेंगे। इसकी वजह से जो स्त्रियों की और ज़्यादा दुर्दशा होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि स्त्रियां जो है सिर्फ घर की चार दीवारी में रह के घर का काम करने के लायक ही होती हैं, वो समाज में आगे बढ़ के कोई भी निर्णय नहीं ले सकती।
इसीलिए स्त्रियों की बहुत ज़्यादा उपेक्षा होती है। नेक्स्ट है, पुरुष अपनी शक्तियों का जो है दुरुपयोग भी करता है। आप देखिए आजकल शहरों में तो जो है बहुत स्थितियां चेंज हो गई हैं, फिर भी पुरुषसत्तात्मक समाज में जो है पुरुष जो है ठीक से निर्णय लेते हैं, अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर हम आज भी इंटीरियर इलाकों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो हम देखते हैं पुरुष अपनी इसी सत्ता का दुरुपयोग भी करते हैं। कहीं कहीं अगर स्त्रियां उनकी बात नहीं मानते हैं, बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, तो वो उनके साथ मार पिटाई पर भी करते हैं, उनको एब्यूजिंग भी देते हैं, इस तरीके से उनका मेंटल हैरेसमेंट करते हैं। तो पुरुष समाज अपने वर्चस्व की वजह से, और समाज भी इस वर्चस्व को उनको जो है मान्यता देते हैं, इसलिए वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। नेक्स्ट है, स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थान न मिलना। जब समाज ही ये मान के चलता है कि हमारा पुरुषसत्तात्मक समाज है, तो स्त्रियों को तो कभी पुरुषों के समान अधिकार मिलता ही नहीं है। थ्योरी में हम कहते हैं नहीं भाई, आजकल तो वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, स्त्रियों को सारे अधिकार मिलते हैं। लेकिन देखा जाए तो अगर स्त्रियां सारी बातें मान लेती हैं तो फिर तो घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर स्त्रियां जरा सा भी किसी भी चीज के लिए अपोज करते हैं तो वहीं पे लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि पुरुष अपनी इस मानसिकता से निकल ही नहीं पाता कि स्त्रियां जो हैं उनके बराबर हो ही नहीं सकती। वो स्त्रियों को हमेशा जो है अपने से नीचा स्थान मानते हैं, अपने से कम शिक्षित समझते हैं, अपने से कम बुद्धिमान समझते हैं। तो इसीलिए स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के बराबरी का स्थान नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है, स्त्रियों की भूमिका की पूर्ण अवहेलना करना। देखिए आजकल जो स्त्रियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो भी वर्किंग होने लगी हैं। आप किसी भी लेडी को देख लीजिए जो वर्किंग है, वो घर का भी पूरा काम करती है और बाहर का भी पूरा काम करती है। लेकिन पुरुष समाज उसकी पूर्ण जो रोल है उनकी अवहेलना करता है। वो समझता है मैं कमा के लेके आ रहा हूँ, तो मैं घर पे बहुत थक के आ रहा हूँ, तो सबको मेरी जी हजूरी करनी चाहिए। वो भूल जाता है कि स्त्री अगर वर्किंग है तो वो तो उससे भी ज्यादा डबल काम कर रही है, वो घर का भी करती है, बाहर का भी करती है। पुरुष उसका हाथ तो बटा देता है, लेकिन फिर भी घर संभालने का पूर्ण उत्तरदायित्व जो है स्त्रियों पे ही होता है। लेकिन पुरुष समाज कभी भी उनको उनके जो वो डबल रोल को प्ले करती हैं उसके हिसाब से उनको इज्जत और सम्मान नहीं देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो स्त्रियों की भूमिका की पूर्ण अवहेलना करते हैं। लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्त्रियों का शोषण व उत्पीड़न। देखिए शोषण किसका होता है? जिसको समाज में कोई भी सम्मान या अधिकार नहीं मिलता है, जिसके अधिकारों को कोई पहचानता नहीं है, उसी का शोषण होता है। तो ये पितृसत्तात्मक जो है ये प्राचीन काल से ही हमारे समाज में चली आ रही है। तो धीरे धीरे लोगों के मन में ये धारणा हो गई है कि एक पुरुष ही परिवार को अच्छे से चला सकता है। तो उनकी जो मानसिकता बन गई है, इसकी वजह से वो स्त्रियों को हमेशा अपनी संपत्ति की तरह यूज करते हैं और उनको हमेशा अपने से कम मानते हैं, जिसकी वजह से जाने अनजाने, चाहकर और ना चाहकर भी स्त्रियों के साथ जो है शोषण होता है, उनके साथ उत्पीड़न होता है। तो हम देखते हैं कि पितृसत्तात्मक में जो है स्त्रियों का काफी शोषण हो जाता है, उनको पुरुष के समान जो है अधिकार नहीं मिलता है। इसीलिए किसी कवि ने ये कहा है, हाय अबला तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कि इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी आज भी स्त्रियों की दशा बहुत ही ज़्यादा शोचनीय है। इसीलिए हमारे को ये जो पितृसत्तात्मकता की मानसिकता है इससे बाहर आना चाहिए। भले ही पुरुष समाज का मुखिया क्यों ना हो, परिवार का मुखिया क्यों ना हो, लेकिन स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, उनको समान इज्जत मिलनी चाहिए और समाज को जो है ये मानसिकता अपनी चेंज करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको पितृसत्तात्मक
समाज का अर्थ, उनकी विशेषताएं और दोष बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन लग जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर पे प्रतिशतात्मकता ना पूछ के मार्क्सतात्मकता पूछे तो अब आपको वो अलग से क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो जो प्रतिशतात्मकता की विशेषताएं हैं, दोष हैं, उनकी लैंग्वेज को जब आप उल्टा करके लिख देंगे तो वो अपने आप मार्क्सतात्मकता की विशेषताएं और दोष आ जाएंगे। जैसे विशेषताओं में हमने लिखा कि पिता के नाम से ही वंश चलता है, तो अगर आप मार्क्सतात्मकता का लिख रहे हैं तो उसमें लिखेंगे माता के नाम से ही वंश चलता है। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रतिशतात्मकता को याद करने से आपको मार्क्सतात्मकता की विशेषताएं और दोष अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर माय टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।